इस संस्थान के प्रांगण में हमारे स्वामी जी, अध्यापकगण तथा प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो एक ताकत बैठी है, जो एक शक्ति बैठी है, इसको संबोधन करने का मुझे स्वामी जी ने जो मौका दिया है, इसके लिए तहे दिल से रामकृष्ण परमहंस ये मठ को और इनके संस्थापक को, डायरेक्टर साहब को, सभी का धन्यवाद देता हूँ। एक ताकत जो आपको मैंने कहा है, वास्तव में ये युवा शक्ति हिंदुस्तान की एक ताकत है। अगर ये ताकत एक सही दिशा की तरफ चली जाएगी तो देश की दिशा और दशा दोनों बदली हो जाएंगी। ये ताकत आप लोग रखते हैं और इस ताकत को बनाने के लिए इस संस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि 15 लाख स्टूडेंट्स इस संस्था से एक स्किल को पैदा करके यहाँ से निकल चुके हैं। ये 15 लाख जब हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के अपने कार्य को क्रियान्वित करेंगे तो शायद देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। ये ताकत एक ऐसी ताकत है कि जिसको अगर सही दिशा की तरफ लगाएंगे तो उसी तरफ हमारा एक नया मुकाम खड़ा होता हुआ चला जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि उठो, दौड़ो, भागो और रेंगो, और तब तक दौड़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमें अपना एम की तरफ हमें दौड़ना है और उसके लिए अगर हमारी सच्ची निष्ठा है, सच्ची श्रद्धा है उस टास्क के लिए, उस काम के लिए, अगर पूरी शक्ति, शारीरिक शक्ति पूरी क्षीण क्यों ना हो जाए, खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर श्रद्धा हमारे उस काम के प्रति है तो देव शक्ति हमारे अंदर संचारित हो जाती है। ये मैंने देखा है। मात्र 19 साल की अवस्था में मैंने ये चीजें देखी हैं कि जब मेरी पूरी ताकत, मेरी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी, एक कदम मैं चलने के लिए मजबूर था, लेकिन फिर भी लक्ष्य के प्रति एक आस्था थी, एक निष्ठा थी कि मुझे ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। तब वो देव शक्ति संचारित हुई थी, तभी वो लक्ष्य मैं प्राप्त कर पाया। और ये हिंदुस्तान की मिट्टी में वो ताकत है कि ये जो देवों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। इस भूमि के अंदर एक नया, एक विशाल शक्ति है और उसी की हम सब संतान हैं। तो हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम इस धरती के ऊपर और ख़ास तौर करके हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो हमारा कोई ना कोई एक ऐसा लक्ष्य रहा होगा जिसके लिए हम इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। हर एक इंसान के अंदर ताकत मौजूद है, शक्ति मौजूद है। उस शक्ति को पहचानना सिर्फ जरूरी है कि हम उस ताकत को पहचान सकें। साथियों, आज से 17 साल पूर्व जब हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर, जहां पर जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल था, ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की सेना ने विश्व की सेनाओं को यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ने की क्षमता रखने वाले हैं। ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल था, ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी थी, लेकिन उन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की सेना
बिना स्पेशल ट्रेनिंग, बिना स्पेशल क्लोथिंग, बिना स्पेशल कोई इक्विपमेंट, सब जैसे नॉर्मल सैनिक हर जगह सर्व करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर जाकर के हिंदुस्तान के सैनिकों ने वो साहस, वो पराक्रम कर दिखाया कि पाकिस्तान की सेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज चढ़ करके वापस कब्जा कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने वो चीज करके दिखा दिया। मुझे आज भी याद है कि जब ये कारगिल शुरू हुआ तो उससे पहले मेरी मात्र 2.5 साल की सर्विस थी। 1 साल ट्रेनिंग का और 1.5 साल मेरी जो सेना की जो सर्विस थी उसके दौरान। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि सीखने के लिए, ज्ञान के लिए कोई समय, कोई जगह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमें उस सीखने की ललक की, उस सीखने की चाहत की कि हम कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मैं कोई अलग से अवतरित कोई इंसान नहीं, आप जैसा ही एक साधारण इंसान हूं। लेकिन अपने साथियों से, अपने जो हमारे सुपीरियर्स थे, सबसे सीखा, काम करने के तौर तरीकों के बारे में सीखा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी श्रीनगर में हुई। श्रीनगर जो कि आप लोग अभी टीवी के ऊपर देखते होंगे, टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, इतना दुर्गम इलाका जहां पर एक पैर रखते हैं तो दूसरे पैर का पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जहां कभी देखा नहीं था, लेकिन वहां अपने साथियों के साथ मिलकर के बहुत कुछ सीखने को मिला जिंदगी में। और 1.5 साल तक अपने साथियों के साथ वहां पर सर्व किया। और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता रहा तो हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सेना को भी ये पता नहीं था कि आने वाला समय वर्ष 1999 हमारे देश के लिए क्या लेकर के आ रहा है। क्योंकि जब दोनों देश, पड़ोसी देश, दोनों में मित्रता का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा था। उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा कर रहे थे। दोनों का बड़ा मैत्रीपूर्ण माहौल था। तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब ये ऐसे दुर्गम या ऐसे वो कठिन समय अब हमारे नज़दीक आने वाला होगा। ये हमें एक सीखने के, एक जीवन में एक सीख हमें ये चीज़ को मिलती है कि हमें हर समय आने वाली परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब, कहां और कैसे, कौन सी परिस्थिति हमारे सम्मुख आ जाए, उससे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। और वो मुकाबला सिर्फ ज्ञान से मिल सकता है, डिग्री वाला ज्ञान नहीं कि 95% या 99.5% मेरे मार्क्स आ गए हैं, मैंने स्कूल को टॉप कर लिया है तो मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हो गया। नहीं, एक्चुअल स्किल, एक्चुअल योग्यता, वो ज्ञान, वही आपको उस परिस्थिति से लड़ने के लिए सामर्थ्य बना सकता है, सामर्थ्यवान बना सकता है। उस चीज को हमें ग्रहण करना है अपने जीवन के अंदर। अपने साथियों से मैंने वही चीज ग्रहण करी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जैसे ही वर्ष 1999 में आया कि कुछ महीने भी बीत चुके थे, मेरी घर वालों ने शादी तय कर दी। मैं सडनली शादी करने के लिए छुट्टी आया हुआ था। 5 मई की मेरी शादी थी और 20 मई को जब मैं वापस अपनी सेना के अंदर ज्वाइनिंग किया तब मुझे पता चला कि हमारी जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, कारगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर, द्रास सेक्टर, वहां पर हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तानी विरुद्ध विद्रोहियों के साथ लड़ाई लड़ रही है। और एज एक सैनिक होने के नाते मुझे अपने आप में बड़ा फक्र महसूस हुआ कि इस वर्दी को पहनने के बाद,
इस मातृभूमि की सेवा करने का इतना कम समय में, इतनी कम सर्विस में मुझे ईश्वर ने, परम पिता परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता है। मैं अपने उसी जोश और जुनून के साथ अपनी यूनिट में पहुंचता हूं, तो उस दिन मेरे साथी की फर्स्ट कैजुअल्टी हुई थी, उसको हेड शूट हुआ था। उसको आकर के जब देखा तो एक खून खोलता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि एक फौजी दूसरे फौजी के लिए जान दे देता है। क्यों दे देता है, कभी सोचा? एक लगाव की भावना, अपनेपन की भावना उसके अंदर होती, यूनिटी होती है उसके अंदर। वो कभी ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बिहार का, ये तमिलनाडु का, ये महाराष्ट्र का है, बल्कि सिर्फ ये देखता है कि ये फौजी है। ये मेरा साथी है और मैं इसके लिए अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए तत्पर हूं। ये एक भावना ही एक दूसरे सैनिक को दूसरे पर समर्पित करने के लिए प्रेरित कर देती है। उस चीज को देखने के बाद मेरी यूनिट जो 18 ग्रेनेडियर्स द्रास सेक्टर की एक तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी, तो वहां पर हर एक टीम को यूनिट के अंदर अलग अलग टीमों में बांटा गया था। हर एक टीम का एक पार्टिकुलर टास्क था और उस टास्क के हिसाब से हम अपने कार्रवाई कर रहे थे। उस समय जो दोस्तों मौसम -20 डिग्री टेम्परेचर, बिल्कुल बर्फीले तूफान, विजिबिलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं थी, लेकिन ये हिंदुस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि दुश्मन टॉप के ऊपर बैठा था। अगर ये वेदर खराब ना होता तो हमारी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। ऊपर से वो बहुत दूर तक हमें डोमिनेट कर रहा, देखभाल कर रहा था, दूर तक हमें जो है मार सकता था। लेकिन उस मौसम का हमने फायदा उठाया और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। पाकिस्तान के सैनिकों को ये तो पता चल गया कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं चला कि किस रास्ते से ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक विड्रॉल होते होते और पीछे की तरफ भागते चले गए, लेकिन जहां पर उनके मैन बंकर्स थे, मैन डिफेंस थे, वहां पर जाकर के उन्होंने वहां से फायरिंग किया और जो एक फौज का मूवमेंट था उसको रोक दिया, क्योंकि वो एक निर्णायक युद्ध लड़ना चाहते थे। वो पूर्णतः डिफेंडर थे, मजबूत उनके पास मोर्चे थे जिनके अंदर से वो आराम से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के सैनिकों को बर्बाद करने की क्षमता उनके अंदर हो चुकी थी। इस परिस्थिति को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान के जो कमांडर्स थे उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और उन रणनीतियों के तहत हमारे जो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने यूनिट के 2 हिस्से कर दिए कि 2 तरफ से अगर एक जो हमारी फौज अटैक करेगी तो एक तो दुश्मन की ताकत को बांटा जा सकता है, ताकत बटेगी तो कमजोर होंगे और हमारी सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से 2 कंपनियां हमारे लेफ्ट साइड से रिस्ट से 2 राइट साइड से ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर जाकर के हमारा जो ऊपर लड़ाई शुरू हुई। स्टेप बाय स्टेप आक्रमण शुरू हुए, छोटी छोटी टुकड़ियों ने अटैक करने शुरू करे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि जो भी हमारा अटैक हुआ एक भी सक्सेस नहीं हुआ। जो भी हमले में गया वापस जिंदा नहीं आया। एक के बाद एक हमले होते रहे और हमारी कैजुअलिटी बढ़ती रही। एक मनोबल
भी हमारा कुछ डाउन होता रहा, क्योंकि कोई सफलता मिल ही नहीं रही थी। पीछे से कोई ऐसा फायरिंग सपोर्ट भी नहीं था कि आर्टिलरी डिप्लॉयड भी नहीं हुई थी। हम तो फर्स्ट में वहाँ पर लड़ने वाले एक हमारी यूनिट थी। धीरे धीरे जब कैजुअल्टी ज़्यादा होने लगी तो इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। 28 मई को उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब 3-4 हेलीकॉप्टर्स ने शाम के टाइम बम्बारमेंट किया, मुझे आज भी याद है कि लास्ट वाले हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने मिसाइल का निशाना बनाया और वो हेलीकॉप्टर तुरंत वहीं लड़खड़ाता हुआ आग लग के बर्बाद हो गया। तब तक यही था कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, ये पता नहीं था कि यहाँ पर रेगुलर आर्मी बैठी हुई है। लेकिन उस हेलीकॉप्टर्स के गिर जाने के बाद, कारगिल सेक्टर में MiG-21 के गिर जाने के बाद, पूरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी सबकी आंखें खुली और लगा कि यहाँ पर एक रेगुलर आर्मी बैठी हुई है। फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन विजय के तहत फिर वहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई और हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में 12 जून को उस तोलोलिंग पहाड़ी को कैप्चर किया, पहली सफलता के रूप में। उसके बाद हिंदुस्तान की फौज की अलग अलग टुकड़ियों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर सफलताओं का सिलसिला शुरू कर दिया था। जो सफलताएं मिलती गईं, नेक्स्ट दूसरी भी जो यूनिट थी उसको आगे हैंडओवर करते रहे और वापस ऐसे एक चैन सिस्टम बना होता है। उस चैन सिस्टम के हिसाब से अगर हमने यहाँ तक हमला किया है तो नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट तक दूसरी पलटन आएगी, उसके बाद दूसरी पलटन आएगी और पीछे वाली रिलीफ में होती चली जाएगी। इस तरह से हम जब वापस नीचे की तरफ आए, हमें अपना इक्विपमेंट, अपनी कैजुअल्टी मेंटेन करने का जो टाइम मिला, उसी टाइम हमें एक और टास्क मिला, टाइगर हिल। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट और उसके ऊपर कब्जा करना बहुत कठिन था। वो टास्क जब हमें मिला तो एज ए बटालियन कमांडर, एज ए लीडर, उन्होंने अपने तमाम सैनिकों को इकट्ठा करके पूरे उस टास्क के बारे में डिटेल ब्रीफिंग बताया और कहा कि हमारे लिए एक और मौका दिया है हिंदुस्तान की सेना ने कि हम उस पहाड़ी के ऊपर शहीद हुए अपने जवानों का बदला ले सकें, क्योंकि उस पहाड़ी के ऊपर हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर ऑफिसर्स और 21 जवानों की शहादत दी थी। उनका बदला लेने का हमें एक और मौका दिया था। उसके लिए हमारी दोबारा से एक टीम, एक प्लानिंग बनी। उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए छोटी छोटी फिर दोबारा से टीम बनाई और एक विशेष टीम, घातक टीम के रूप में बनाई गई। घातक टीम के अंदर जो पहले से थी, लेकिन उसके बहुत सारे जवान उस पहली वाली लड़ाई के अंदर शहीद हो गए थे, उनकी आपूर्ति के लिए दोबारा से कंपनियों से नए नए जवानों को उसमें शामिल किया गया और मुझे उस टुकड़ी के अंदर शामिल किया गया। ये भी मेरे लिए फक्र की बात थी। और आप लोगों को अभी ये भी बताना चाहूँगा कि उस टुकड़ी के अंदर मैं कैसे शामिल हुआ। किसी पद या रैंक या किसी ओहदे से किसी इंसान की पहचान नहीं बनती, बल्कि पहचान उसके कर्मों से बनती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई स्पेशल नहीं था, एक नॉर्मल सिपाही था, लेकिन उस 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के अंदर मुझे एक पहचान मिली, मुझे एक टास्क मिला कि नीचे से एमिनेशंस और खाना पानी अपने ऊपर वाले साथियों तक पहुंचाना है। साथियों, सुबह 5:30 बजे जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो श्रीनगर ले, एक ही मात्र लाइफ लाइन थी, एक ही नेशनल हाईवे था, वहाँ से एमिनेशन, राशन पानी उठा करके
रात को 2:30 बजे ऊपर अपने साथियों तक पहुंचते थे और फिर वापस 2.5 घंटे में नीचे आना होता था। तो इस टास्क के से, उस काम से एक पहचान बनी थी। हम 15 जवान थे, इस काम पे लगाए गए थे, लेकिन 15 में से हम 3 ऐसे थे जो 22 दिन तक कंटिन्यू चले। और चले भी किस लिए? क्योंकि एक भावना थी कि मेरा साथी जो ऊपर बैठा हुआ है वो फायर कर रहा है, वो तब तक फायर करेगा जब तक मैं उसके पास जाकर के अमनेशन और खाना पानी नहीं दूंगा, तो तब तक वो फायर करेगा। अगर नहीं पहुंचाऊंगा तो उसको फायर कहां से करेगा? वो मेरी पीठ को सुरक्षित रखा हुआ है, तो मेरा भी एक कर्तव्य, मेरी ड्यूटी बनती है कि उसके पास उसकी पीठ को सेफ रखना है और उसकी जरूरतों को पूर्ति करना भी मेरा लक्ष्य होना चाहिए। इस भावना से हम तीनों जवान 22 दिन चले और उस काम से पहचान बनी और उस पहचान ने मुझे उस घातक टीम के अंदर शामिल होने का मौका दिया। वहां पहुंचे, जब वो टीम, उस टीम को एक स्पेशल टास्क, टाइगर हिल जो कि बिल्कुल 90 डिग्री खड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर पीछे की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ऊपर चढ़ करके हमला करना था सबसे पहले। इतना खतरनाक ये टास्क था, इतनी जो चट्टानें इतनी खड़ी थी कि चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। इधर भी दुश्मन था, इधर भी दुश्मन था, दोनों के बीच से होकर के ऊपर जाना था। तो ऐसे कठिन से कठिन टास्क को करने के लिए ऐसी ये टीम बनाई गई थी। हमने 2-3 दिन का रिहर्सल किया। उसके बाद 2 जुलाई को हमारी टीम ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। दिन में हम नहीं चल सकते थे क्योंकि दुश्मन दूर तक हमें देख सकता था, दूर से हमें कैजुअल्टी कर सकता था, इसलिए हम रात को ही पहाड़ी पर चढ़ सकते थे। पूरी रात चले, सुबह का हुआ, सुबह होते ही फिर पत्थरों की आड़ लेकर के पत्थरों में पूरा दिन पड़े रहे। फिर अंधेरा हुआ, फिर वापस चलना शुरू किया और चलते चलते बहुत ऊपर तक हम पहुंच गए। अगले दिन फिर हम पहाड़ी के बिल्कुल एकदम खड़ी चट्टान थी तो इसके ऐसे आगे नीचे की तरफ, तो हमने उस दिन में भी चढ़े। अभी तक दुश्मन इतना सरप्राइज मेंटेन किए हुए था कि उसने फायर नहीं खोला और हमको भी लगा कि यहां पर दुश्मन है ही नहीं। हम धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। अगली रात फिर जब हम जैसे ही चढ़ना शुरू किया, तब दुश्मन का अचानक एकदम से फायर आया। तो जो हमारा एक मोमेंटम बना हुआ था वो बिल्कुल रुक गया। फिर हमने दोबारा से प्लानिंग बनाई, दोबारा से हमले की एक रणनीति बनाई और वहाँ से फिर रात को 12 बजे हमने दोबारा से हमले के लिए चले। बिल्कुल खड़ी चट्टान आ चुकी थी उस समय। रस्सियों का सहारा लेकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम ऊपर जा सकते थे। धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगे तो बिल्कुल छोटा सा रास्ता, दोनों तरफ दुश्मन के बंकर्स अंधेरे में शायद हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन पत्थरों, जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो पत्थर तो फिसलने लाजमी थे। जैसे पत्थर फिसले, पत्थरों की आवाज़ से सोया हुआ दुश्मन की शायद आंखें खुली और उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे फायरिंग खोल दिया। जैसे ही फायरिंग खुला, तब तक हम 7 जवान ऊपर जा चुके थे और बाकी टुकड़ी को उन्होंने चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल 7-8 मीटर का एकदम से प्लेन स्पेस और सामने दुश्मन के 2 बंकर्स। 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी उनका एक जवान बूट की ठोकरें मार रहा था, दूसरा वेपन उठा रहा था, तीसरा गोलियां मार रहा था। आकर के एक एक करके हम सभी को ऐसी गोलियां मारी।